नमस्कार दोस्तों, क्या टर्की ने S-400A डिफेंस सिस्टम अपने ही F-16 को डिस्ट्रॉय करने के लिए खरीदा है? क्या तेजस को थोड़ा बदलाव करके 5th जनरेशन का बनाया जा सकता है? जब सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई में बदलेंगे तो उसके पुराने इंजन्स को तेजस में लगा सकते हैं? रशियन फाइटर जेट्स की तरह अमेरिकी फाइटर जेट्स कोबरा मैन्यूवर्स क्यों नहीं कर पाते हैं? ये सारे सवालों के फैक्ट बेस्ड सटीक जवाब मैं लाया हूं आपके लिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल तुषार जी का है जो पूछते हैं, टर्की ने अमेरिका से लड़कर रशिया का S-400 लिया। अब रशिया से लड़ने के लिए अमेरिका से पैट्रियोट सिस्टम चाहिए। आखिर टर्की ने S-400 लिया ही क्यों है? तुषार जी, वैसे तो बताया जा रहा है कि टर्की अमेरिका से पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम ही खरीदना चाहता था, लेकिन ऊंची कीमत व अमेरिका द्वारा पैट्रियोट की टेक्नोलॉजी टर्की को देने से इनकार कर दिए जाने के कारण टर्की ने इसे अपनी ईगो पर ले लिया और रशियन कैंप में जाकर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील कर ली। लेकिन S-400 लेने का एक पहलू और भी है, वो ये कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टर्की के ही F-16 को लॉन्ग रेंज से आसानी से हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब आप कहेंगे कि वो पागल थोड़े ही हैं जो अपने ही F-16 को गिराना चाहेंगे। तो दोस्तों थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं। अब से 4 वर्ष पहले यानी कि 15 जुलाई 2016 को टर्की में एक बगावत का दावा किया जाता है, जिसमें फौज की तरफ से टर्की की सरकार को हटाकर मिलिट्री रूल की कोशिश की गई थी। 15 जुलाई 2016 को टर्की गवर्नमेंट के हेड वेकेशन के बाद इस्तांबुल शहर आ रहे थे, तो 2 F-16 उनके एयरक्राफ्ट के काफी नजदीक आ गए थे और उनके एयरक्राफ्ट को गिराने ही वाले थे, लेकिन उनका एयरक्राफ्ट जैसे तैसे बच गया। वहां की फौज ने इस्तांबुल शहर के एंट्री पॉइंट को भी रोक दिया था। टर्की की सरकार ने इस बगावत को रोकने के लिए काफी सारे ऑफिसर्स के साथ साथ 300 F-16 के पायलट्स को भी तुरंत नौकरी से निकाल दिया। फौज के लोगों ने लियोपार्ड टैंक के साथ सरेंडर किया था। उसी समय टर्की की सरकार ने यह एनालाइज किया कि उनके पास जो 270 F-16 मौजूद हैं, उनसे कभी भी उनके ही शहर या राजधानी पर अटैक किया जाता है, तो उनको रोक पाने के लिए कोई अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम उनके पास नहीं है। अमेरिका से पैट्रियोट सिस्टम लिया जा सकता है, लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम का फ्रेंड एंड फो सिस्टम यानी वो सिस्टम जो अपने व दुश्मन के फाइटर जेट्स को पहचानने में सहायता करता है, यह सिस्टम F-16 को दुश्मन का फाइटर जेट नहीं मानेगा और उसको अटैक करने से नहीं रोकेगा। F-16 भी अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के सामने काफी समय तक परफॉर्म करता है, इसलिए शायद F-16 अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे जाए। तो अगर दोबारा कभी उनके ही F-16 का इस्तेमाल बगावत करने में होता है तो उसको रोकेंगे कैसे? इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लिया गया, जो F-16 को उनके शहर तक पहुंचने ही नहीं देगा। इसके लिए टर्की रशिया के नजदीक आया, जो एक तरह से उसका दुश्मन ही था। साथ ही अमेरिका की नाराजगी भी बर्दाश्त की व F-35 प्रोग्राम से बाहर होने का खतरा भी उठाया। दोस्तों अगला सवाल सैंड्रा जी का है, जिन्होंने पूछा है कि रशियन फाइटर जेट्स प्रॉपर कोबरा मैन्यूवर्स कर सकते हैं, जबकि अमेरिकन फाइटर जेट्स ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? दोस्तों फाइटर जेट्स की कैटेगरी में अमेरिका और रशिया दो सबसे बड़े देश हैं, लेकिन दोनों के फाइटर जेट्स की डिजाइन फिलॉसफी अलग अलग है। जहां अमेरिका के फाइटर जेट्स ज्यादातर टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं, तो वहीं रशिया के फाइटर जेट्स ज्यादा पावरफुल इंजन वाले हैं, ज्यादा झेल सकने वाले एयरफ्रेम के होते हैं, जो थोड़ी बहुत टूटी हुई एयर स्ट्रिप से भी उड़ान भर सकें। रशियन फाइटर जेट्स बेहतरीन एरोडायनेमिक्स वाले होते हैं और इन्हें सुपर मैन्यूवर्स करने के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। ऐसा ही मैन्यूवर है कोबरा मैन्यूवर, जिसमें फाइटर जेट पीछे आते हुए दुश्मन के फाइटर जेट या मिसाइल को धोखा देने के लिए अचानक ऊपर उठकर पीछे की तरफ जाने लगता है, पर तुरंत ही वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। यह संभव हो पाता है 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी से। इससे एकदम से फाइटर जेट की डायरेक्शन बदली जा सकती है।
इंजन के नोजल की दिशा फाइटर जेट की डायरेक्शन से अलग भी की जा सकती है। नजदीक की लड़ाई यानी कि डॉग फाइट में कोबरा मैन्यूवर्स एकदम से बाजी पलट सकता है, लेकिन कोबरा मैन्यूवर्स करते समय एकदम से फाइटर जेट की स्पीड बेहद ही कम हो जाती है, जिससे उसे स्टॉल होकर नीचे गिरने से बचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बेहतर एरोडायनेमिक्स व ज्यादा थ्रस्ट वाले इंजन लगे होने के कारण रशियन फाइटर जेट्स ऐसे मैन्यूवर्स कर पाते हैं। साथ ही लगभग सभी रशियन फाइटर जेट्स 2 इंजन वाले हैं, इसलिए भी इनका थ्रस्ट टू वेट रेशो समान कैटेगरी के अमेरिकन फाइटर जेट से अच्छा होता है। जैसे मिग 35 उसी मीडियम वेट कैटेगरी का है जिसमें F-16 वाइपर है, लेकिन मिग 35 के दोनों इंजन मिलकर लगभग 180 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं, जो F-16 के एक इंजन से कहीं ज्यादा है। इसीलिए मिग 35 तो कोबरा मैन्यूवर्स के डिसएडवांटेज जैसे कि कम स्पीड होने पर स्टॉल होने जैसी समस्या को झेल सकता है, लेकिन F-16 ऐसा नहीं कर पाएगा। अमेरिका का सिर्फ F-22 ही ऐसा फाइटर जेट है जो इस समय थ्रस्ट वेक्टरिंग वाले मैन्यूवर्स कर सकता है। F-35 का बी वेरिएंट जो वर्टिकल टेक ऑफ व लैंडिंग कर सकता है, वह लैंडिंग के समय थ्रस्ट वेक्टरिंग करता है, लेकिन यह फ्लाइट के समय ऐसा नहीं कर सकता है। दोस्तों, अगला सवाल मनोज शुक्ला जी का है, जो पूछते हैं कि पुराने सुखोई के इंजन को तेजस में यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सुपर सुखोई अपग्रेड के बाद सुखोई के इंजन बेकार हो जाएंगे। दोस्तों, तेजस में मौजूदा समय में जो GE का 404 इंजन लगा हुआ है, उसको अगर हम सुखोई 30 MKI के AL-31FP इंजन से कंपेयर करें तो काफी सारे डिफरेंसेस हैं। जहां सुखोई का इंजन 194.6 इंचेस यानी कि लगभग 5 मीटर लंबा है, तो वहीं तेजस का इंजन 154 इंचेस यानी कि लगभग 4 मीटर से थोड़ा कम है। इसका वजन भी 1035 किलोग्राम है, जबकि सुखोई के इंजन का वजन 1520 किलोग्राम है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि लंबाई चौड़ाई में सुखोई का इंजन तेजस के इंजन से काफी बड़ा है, भारी है, इसीलिए तेजस के एयरफ्रेम में इसे फिट नहीं किया जा सकता है। तेजस 1A को पॉइंट डिफेंस के काम के लिए बनाया गया है, इसलिए इसका साइज और वजन कम रखा गया है। इसी कारण जो F-404 इंजन इसमें लगाया गया है वो अपनी 90 किलो न्यूटन की थ्रस्ट के साथ ही अच्छी रेंज देता है और यह फ्यूल एफिशिएंट भी है। ऐसे में इसमें 4 मीटर की जगह 5 मीटर की लंबाई वाला, ज्यादा जगह घेरने वाला व ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल करने वाला इंजन लगा दिया जाए तो यह हर तरीके से गलत होगा। ज्यादा बड़े इंजन को तेजस में वैसे ही फिट नहीं किया जा सकता है। फाइटर जेट में 1-1 इंच जगह का सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है। ऐसे में सुखोई के इंजन को फिट करने के लिए इंटरनल फ्यूल टैंक को और ज्यादा छोटा करना पड़ेगा और इससे तेजस की मौजूदा रेंज जो लगभग 2000 किलोमीटर है वह घटकर 1000 किलोमीटर ही रह जाएगी। साथ ही जो सुखोई का इंजन एक मीडियम वेट फाइटर जेट जैसे चाइनीज J-10 को उड़ाने के लिए काफी है, उसे एक लाइट वेट कैटेगरी के फाइटर जेट यानी तेजस में लगाकर हम सुखोई के इंजन की सही कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। वैसे सुपर सुखोई अपग्रेड के समय इसके पुराने इंजन बेकार नहीं होंगे। एक इंजन की लाइफ लगभग 3000 आवर्स की होती है, इसलिए सुपर सुखोई अपग्रेड पहले उन सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को दिया जाएगा जो पहले बनाए गए थे और जिनके इंजन की लाइफ खत्म होने वाली है। दोस्तों, अगला सवाल विवेक राणा जी का है, जो पूछते हैं कि क्या तेजस में स्टेल्थ कोटिंग करके और थोड़ा बहुत चेंज करके तेजस को 5th जनरेशन का बना सकते हैं। विवेक जी, 5th जनरेशन के फाइटर जेट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि कहीं भी कोई भी 90 डिग्री का एंगल ना हो। साथ ही रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग समय समय पर फिर से अप्लाई करनी पड़ती है, जिससे 5th जनरेशन के फाइटर जेट की मेंटेनेंस काफी ज्यादा होती है। तेजस के डिजाइन में मामूली फेरबदल करके इसे स्टेल्थी नहीं बनाया जा सकता है। इसके लिए हम एमका बना रहे हैं जो 2026 तक तैयार हो जाएगा। वैसे कंपोजिट मटेरियल के इस्तेमाल व छोटे साइज की वजह से तेजस सेमी स्टेल्थी कहा जा सकता है। पूरी तरह से 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने के लिए तेजस में मिसाइल्स के लिए इंटरनल बे बनानी होगी, जो मौजूदा डिजाइन में पॉसिबल नहीं है। साथ ही लॉन्ग रेंज के रडार के लिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यानी कि काफी ज्यादा थ्रस्ट वाले इंजन चाहिए जो तेजस में नहीं है। अमेरिकी F-35 के इंजन की मैक्सिमम थ्रस्ट 190 किलो न्यूटन है, जबकि
तेजस 1A के इंजन की थ्रस्ट मात्र 90 किलो न्यूटन है। इसके अलावा एडवांस्ड नेटवर्क्ड सेंसर फ्यूजन, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, सुपर क्रूज करने की क्षमता, सिंथेटिक अपर्चर रडार, बेहद पावरफुल मिशन कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजीज को तेजस जैसे छोटे फाइटर जेट में इंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम किसी भी तरह से मौजूदा तेजस फाइटर जेट को 5th जनरेशन का नहीं बना सकते हैं। दोस्तों, अगला सवाल वेद सोनी जी का है, जो पूछते हैं कि जो फाइटर प्लेन रिटायर कर दिया जाता है, क्या उनको जरूरत पड़ने पर या लड़ाई के समय इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? इस सवाल को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो MiG-27 हमने पिछले वर्ष रिटायर किए हैं, क्या उन्हें हम अब लद्दाख में चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं? दोस्तों, किसी भी फाइटर जेट को रिटायर तब किया जाता है जब उसका एयर फ्रेम कमजोर हो चुका हो या वो फाइटर जेट अब मौजूदा समय के फाइटर जेट्स को टक्कर देने लायक एडवांस्ड कैपेबिलिटीज का नहीं रह गया हो। जब तक हो सकता है तब तक पुराने फाइटर जेट्स को लगातार मॉडर्न एवियोनिक्स व नई मिसाइल्स के अपग्रेड्स देकर दुश्मन के फाइटर जेट से बेहतर या उनकी टक्कर का बनाया जाता है। इसी कारण आज तक भी भारत MiG-21 को एडवांस्ड बनाकर इस्तेमाल कर रहा है, जबकि इसके बाद लिए गए MiG-25 व MiG-27 को रिटायर किया जा चुका है। जो फाइटर जेट्स रेगुलरली इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें भी 1 घंटे की फ्लाइट के बाद लगभग 12 से 15 घंटे की चेकिंग व मेंटेनेंस होती है, तब जाकर इन्हें दोबारा उड़ाया जाता है। एक बार जो फाइटर जेट रिटायर हो चुके हैं, उनको फ्लाइट वर्दी बनाने के लिए कई दिनों से लेकर कई सप्ताह तक भी मेंटेनेंस का काम करना पड़ेगा, और उसके बाद भी ये रिटायर्ड फाइटर जेट पुराने जनरेशन के लेस कैपेबल फाइटर जेट्स ही रहेंगे, जो दुश्मन के फाइटर जेट्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक बार रिटायर्ड मतलब सदा के लिए रिटायर्ड। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका रिसर्च की, ऑफिशियल वेबसाइट चेक की, बुक्स, मैगजीन, रिव्यूज, ब्लॉग्स आदि का सहारा लिया। उम्मीद करता हूं कि आप इन जवाबों से संतुष्ट होंगे। दोस्तों, अगर आपके मन में भी इसी तरह के कुछ सवाल हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।